two or more element in a fixed proportion. And tell me something about the properties of compound. Property of compound. Property of a compound is same as constituent element or it is different? As different. Can you please elaborate with example? Elaborate with example. Carbon dioxide is made up of carbon and oxygen. Carbon is combustible. Oxygen is supports combustion. And carbon dioxide is used as a फायर एक्सटिंग्विशर. बैठ जाओ. तूने भी कुछ खास खास नहीं पढ़ा, ठीक ठीक ही पढ़ाई है. उदय फॉर लास्ट लेक्चर. चलो. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. कौन डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया प्रोटॉन, कौन डिस्कवर किया न्यूट्रॉन. एंड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. एंड प्रोटॉन, द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन. ठीक है, बैठ जाओ. What are nucleons? Nucleons क्या होता है? What are nucleons? क्या होता है nucleons? Yes, very good. Nucleons मतलब प्रोटॉन एंड एक और नाम है उनका, और क्या बोलते हैं उनको? पोजिट्रॉन. ठीक है, पढ़ाई करके आइए. चलो थोड़ा सा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बता. वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल. प्रेशर ऑफ इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वाज लो और हाई? हाई. ओके. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? फ्यू रेज वर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स एनोड. व्हाई? Few rays were attracting towards anode. Why? Because it carries negative charge and anode is positive. So positive attracts negative. Okay. क्या बोला था वो, नाम क्या था उसका? कैथोड. उसका नाम क्या था? कैथोड रे. कैथोड रे इज नथिंग बट कैथोड रे इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. क्या हाल चाल संजना? सब ठीक है. बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. ओके, एनीथिंग एल्स? यू आर मिसिंग 2-3 पॉइंट्स. They cause fluorescence. They just also produce X-rays. It travels in a straight line. Travels in a straight line. Still one point is missing. Yes. क्या नाम है इसका? खड़े हो जा, खड़े हो जा. Which point is missing? No, there were one more point. That unknown rays. She said. Okay, unknown ray was briefly explained by. एक साइंटिस्ट का नाम बोला था मैंने. क्या बोला था? क्या बोला था वो साइंटिस्ट का नाम? अननोन रे ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बाय. किसी को याद है? नहीं याद है? आर से उसका नाम था वो साइंटिस्ट का. रदरफोर्ड. कुछ भी. रदरफोर्ड. रोंटगेन. RONTE. रोंटगेन. It was briefly explained by Rontgen. And atom is a positively charged sphere. They are electrically neutral. ठीक है. बॉयज चल बोल, खड़ा हो जा. वाई एटम इज न्यूट्रल? एटम इज न्यूट्रल और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. विच वन इज हैवियर? कौन हैवी है? प्रोटॉन हैवी है. कितना टाइम्स हैवी है? 2000 ऑलमोस्ट. और एग्जैक्ट 1/1837 टाइम्स. 1837 टाइम्स. चल भाई बोल, क्या बताएगा? एटम साइज. साइज ऑफ एटम. 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10⁻⁻10. क्या? 10⁻⁻10 क्या?
10⁻10 meter. And size of nucleus? 1 Fermi. What is 1 Fermi? 10⁻15 centimeter. क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा. ऑर्बिटल बताओ. ऑर्बिटल. डिफाइन ऑर्बिटल. A three-dimensional space near nucleus where the probability of finding the electrons is high. Absolutely correct. Very सही sir. Number of orbital present in p subshell. E. Yes, and number of electron? 6. Full form of SPDF. Rutherford Goldfoil experiment. Rutherford Goldfoil experiment. हाँ, ऐसा बहुत सारा चीज़ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, वो बुक में नहीं मिलेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या होएगा पता है, इट इज़ लिंक्ड विद अनदर चैप्टर, बट रेडियो एक्टिविटी इज़ देयर. दूसरा सर आएगा, बात करेगा, फिर तो बोले अरे वो सर ने तो पढ़ाया नहीं. समवेयर इट इज़ लिंक्ड विद चैप्टर, कॉल इट एज सरफेस केमिस्ट्री, एंड इट इज़ एज वेल एज इट इज़ लिंक्ड टू द व्हाट दिस पार्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट. It will be there. So we'll discuss. Today we are going to solve few numericals based on radioactivity alpha beta particle, because the chapters are interconnected. You will not find in this chapter, but you will get in another chapter. Okay. So you don't want to learn anything extra. You strictly wanted to stick to an NCERT syllabus. No. Few extra thing is required. You asked us to. You can proceed. Okay, fine. This is the arrangement of a Goldfoil experiment. What exactly the arrangement we'll discuss. This is photographic plate, which is made up of which material? Zinc sulfide material, also known as a fluorescent screen. And gold foil is placed inside this photographic plate. Photographic plate की cavity में क्या रखा है? Gold foil. 0.1 nanometer to 1 nanometer. इसका thickness कितना है? 0.1 nanometer to 1 nanometer thickness. This is lead block, radioactive substance is placed, and these are thin slit. What is the use of this thin slit? To avoid the scattering of alpha particle. ये क्या आपका thin slit है? This is what? Thin slit. Why it is used? To avoid scattering of alpha particle. Means alpha particle should go in a what? Straight line. इसके लिए ये thin slit रखा गया है यहाँ पे. So this is the arrangement. Arrangement समझ में आया? क्या अरेंजमेंट है? गोल्ड फॉयल, इट इज प्लेस इन द कैविटी ऑफ व्हाट? दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन. थिकनेस कितना है? 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर. ओके. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक और वुडन ब्लॉक, एंड थिन स्लिट्स आर प्लेस्ड टू अवॉइड द अनवांटेड स्कैटरिंग. ऑब्जर्वेशन क्या था? ही बम्बार्डेड दिस अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉयल. What was the assumption? Assumption क्या था? J.J. थॉमसन क्या बोला? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. अल्फा पार्टिकल्स को चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज. तो रुदरफोर्ड क्या सोचा पता है? कि एटम तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, अल्फा पार्टिकल को भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. ऐसा पॉजिटिव पार्ट ऐसा जाएगा और क्या होएगा? रिपेल हो जाएगा. ये सोच के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया. किसने स्टार्ट किया है सोच के एक्सपेरिमेंट? रुदरफोर्ड. तो वो रेडी था, ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है, क्या होने वाला है? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. ये कौन बोला था? J.J. थॉमसन. तो रुदरफोर्ड बोला कि मेरा अल्फा पार्टिकल है, वो जाएगा ऐसा पॉजिटिव चार्ज से ऐसा टकराएगा और वापस ऐसे आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव एनीवेज रिपल्शन होने वाला है. सो ही बम्बार्डेड दिस अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉयल. बम्बार्डमेंट के बाद में ही फाउंड समथिंग अमेजिंग. बम्बार्डमेंट के बाद में क्या पता चलता है मालूम है? क्या आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है? क्या पता चलता है आफ्टर द बम्बार्डमेंट? कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन. सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन ऐसा थिन गोल्ड फॉयल से क्या हो गए? पास हो गए. ही वाज शॉक. ऑब्जर्वेशन देख के तो एकदम शॉक हो गया. ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था. थोड़े टाइम के बाद में क्या देखता है? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल लेस देन 90. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल मोर देन 90. कुछ देर के बाद में क्या देखा है? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल लेस देन 90 एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल मोर देन 90.
कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा लेस देन एंगल 90 से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा मोर देन एंगल 90 से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर गेट बैक टू द सोर्स. गेट बैक टू द सोर्स मतलब कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गए, 180. कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे. ठीक है. one alpha particles out of 8000 alpha particle. One alpha particle out of 8000 alpha particles reflected by angle less than 90. One alpha particles out of 20,000 reflected by angle more than 90. One alpha particles out of 10 million reflected by angle 180. 180 means what? Get back to the source. समझ में आया? ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या? कंक्लूजन बाद में देखते. क्या क्या दिखा उसको, रुदरफोर्ड को क्या क्या दिखा? 99% almost all alpha particles pass through this gold foil without any deflection, without any deviation. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये आपको लिखने का, मैं डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ. सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ऑलमोस्ट ऑल, और वी कैन से दैट वर्ड, हाँ, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस थिन गोल्ड foil without any deflection, without any deviation. One alpha particles out of 8000 deflected by angle less than 90, one alpha particles out of 20,000 deflected by angle more than 90, and one out of how many million? 10 million deflected by angle 180. Get back to the what? Source. This is the observation. तो डायग्राम समझ गया, अरेंजमेंट समझ गया, ऑब्जर्वेशन समझ गया. नाउ कंक्लूजन. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चलो बता सकते हो? देखो सबसे पहले क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन. इसका कंक्लूजन क्या है कि एटम इज हॉलो. कंक्लूजन क्या पता चलता है, क्यों ऐसा हुआ, व्हाट इज कंक्लूजन? हाँ, एटम इज हॉलो, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस. एटम क्या है, खोखला है, खाली है. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस. व्हाई देयर इज अ डिफ्लेक्शन, व्हाई देयर इज अ डिफ्लेक्शन? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स को चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव. डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब ऐसा थोड़ा सा रिपेल हो रहा है. इट मीन्स एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. एटम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. ठीक है. जो उसके नज़दीक से गया वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो दूर से जाएगा वो कम डिफ्लेक्ट होएगा. सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन बिकॉज एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. थर्ड पॉइंट इज 1 मिलियन कितने में से, 1 अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 10 मिलियन. एक ही रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इसका क्या है, जो भी अंदर प्रेजेंट है उसका साइज क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है. साइज ऑफ एटम इज व्हाट, वेरी स्मॉल. सो साइज ऑफ एटम नहीं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. एक बार ऑफिस से देखते, पहले 4 ऑब्जर्वेशन बताओ. ऑब्जर्वेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन. ठीक है. फिर few alpha particles were deflected. Few alpha particles मतलब 1 out of 8000 less than 90, 1 out of 20,000 more than 90, and 1 alpha particles get back to the what source. ठीक है. So observation सब समझ गया. Conclusion क्यों ऐसा हुआ, why alpha particles pass through this thin gold foil, because atom is what, gold foil is made up of, gold foil को उसने बाहर निकाला और zoom करके देखा. गोल्ड फोइल आपका किससे बना रहेगा, गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ व्हाट, गोल्ड एटम. बरोबर है, गोल्ड एटम. अच्छा एक बार भी पूछ लिया तो बता ही देता हूँ. गोल्ड का कलर आपको कैसे दिखता है, येलोइश दिखता है ना ऐसा. गोल्ड का नैनो पार्टिकल्स का कलर कैसा होता है पता है, अब मैं बोलूँगा तो आप मानोगे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होता. गोल्ड नैनो पार्टिकल कलर इज व्हाट, पिंक इन कलर. कैसा होता है, पिंक. एक छोटा गोल्ड पार्टिकल कैसा रहेगा, पिंक. बल्क में आएगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. ठीक है. रेडिश पिंक ऐसा रहता है उसमें. और बहुत सारा गोल्ड पार्टिकल्स आ गया तो कैसा होएगा, बल्क में उसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, येलो हो गया. एमसीक्यू उसमें पूछा था एक बार जेईई मेंस में. ठीक है. गोल्ड पार्टिकल का कलर कैसा होता है. ठीक है. तो कितना है, क्या है, पिंक. रेड पिंक रहेगा तो पिंक लिखने का, रेड रहेगा तो रेड लिखने का. ठीक है. रेड पिंक दोनों ऑप्शन में नहीं देगा वो.
बल्क में आया उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो गोल्ड फॉयल एटम से बना और एटम में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस है, इसके लिए उसके ऊपर अपन ने बम्बार्डमेंट किया तो क्या हो जाएगा, बम्बार्डमेंट किया तो क्या हो जाएगा, हाँ गोल्ड 9 सब पास क्यों होगा, बिकॉज एटम में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस। कंक्लूजन नंबर 2, क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, बिकॉज इनसाइड द एटम समथिंग पॉजिटिवली चार्ज इज प्रेजेंट, और जो भी पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है वो कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है कि ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में एटम के अंदर जो भी सेंटर में प्रेजेंट है वो बहुत हार्ड है, अल्फा पार्टिकल का स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, उससे टकराया और वापस आ गया। इट मीन्स व्हाट, होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या पता चलता है, एटम का पूरा मास किसके अंदर भरा हुआ है, न्यूक्लियस। छोटा है तो क्या हुआ, बट उसका मास किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या क्या कंक्लूजन में क्या क्या पता चलता है, एटम इज हॉलो, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, कॉल इट एज व्हाट, nucleus. Size of nucleus is very small as compared to the total size of atom, and nucleus is what, rigid. Whole mass of the atom is supposed to be concentrated inside the nucleus. समझ में आ गया पूरा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन समझ में आ गया, इज द मेथड क्लियर। फिर उसके बाद में थियरी लिखा उसने, किसने थियरी लिखा, रुदरफोर्ड ने, उसको बोलते हैं हम लोग रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बता दूं कि पहले इतना लिखेंगे अपन, इतना पहले लिखते हैं ना, चलो स्टार्ट करो। कंक्लूजन का 4th पॉइंट अपना डिस्कस करके लिख किसी से भी, अभी तो मैं बता रहा था क्या। अच्छा, 4th point is nucleus is rigid and entire mass of atom is supposed to be concentrated inside the nucleus because alpha particle का स्पीड बहुत ज़्यादा है और टकरा के रीबाउंस हुआ है, रीबाउंस हुआ मीन्स इट शुड बी वेरी रिजिड लाइक दैट। सो डायग्राम, ऑब्जर्वेशन का 4 पॉइंट, कंक्लूजन का 4 पॉइंट नहीं आएगा, आजू बाजू में डिस्कस करने का अपने दोस्त के साथ में। डन विथ 4 ऑब्जर्वेशन एंड 4 कंक्लूजन। यू नीड हेल्प, कुछ किसी को चाहिए पूछने का तो पूछ लो फटाफट। अच्छा ठीक है, बोलो चलो। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हाँ, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड डेविएशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हाँ, मीन्स फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, उसमें लिखना 1 अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 8000 लेस देन एंगल 90। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे को एक सवाल पूछा था बोरीवली में, क्या पूछा था पता है, सवाल तो फनी था उसका बट सही पूछा था, सर ये काउंट कौन कर रहा था बैठ के। नहीं तो क्यों नहीं पूछा, ये काउंट कौन कर रहा था। तो एक डिवाइस होता है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, वो डिवाइस को इसमें अटैच करते हैं, जितना भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं ना वो डिवाइस में काउंट हो जाता है, उसका नाम है, उसका नाम मैं बताऊंगा, उसका फुल फॉर्म आपको पता करके आने का है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं तेरे को सब पता रहता है पहले से ही, तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है। अच्छा नाम बता इसका, ये भी पता रहेगा फिर तो। देखो इसका नाम है GM काउंटर, मुझको तो इसका फुल फॉर्म भी पता है पर मैं चाहता हूँ कि आप पता करके आओ कि GM काउंटर का फुल फॉर्म क्या है। सो GM काउंटर को उधर अटैच करते हैं, जितना अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा इसमें क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना अल्फा पार्टिकल्स निकला और कितना यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो पता चल जाएगा। तो जो स्ट्राइक नहीं हुआ मतलब वो वापस 180 डिग्री पे चला जाएगा, वापस पीछे चला जाएगा। ये तूने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख लिया, पहले लिख डालो, डायग्राम छोड़, डायग्राम किधर से भी मिल जाएगा। मेन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन है 20,000 10। ओके चलो एक एक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट लिख लिया चारों भी। कंक्लूजन का, एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस। ऑब्जर्वेशन 3rd and 4th, 1 alpha particles out of 8000 deflected by angle less than 90, 1 alpha particles out of 20,000 deflected by angle more than 90, 1 alpha particles out of 10 million get back to the what source, means very few alpha particles is what deflected by angle 180। वो ये जो नंबर है ना, ये हर एक का अलग अलग नंबर है वो, ठीक है। तो मतलब फ्यू ऐसे लिखते हैं, फ्यू वेरी फ्यू, ठीक है। सो जस्ट ऐसा एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है वो, क्या लिखने का, फ्यू, वेरी फ्यू और वेरी फ्यू, ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट क्या है, कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट, पहला क्या लिखा, एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी से,
एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और न्यूक्लियस. फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ एटम. अरे इससे अच्छा तो मैं सब डिक्टेट ही कर देता, मतलब हमको कुछ याद रखना ही नहीं है सर. और फोर्थ पॉइंट क्या था? Nucleus is rigid and the whole mass of हाँ, न्यूक्लियस इज वेरी रिजिड एंड होल मास ऑफ एटम सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. बॉयज मिल गए? 4 का ऑब्जर्वेशन, 4 कंक्लूजन. ओके चलो हेडिंग लिखो, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. हो गया, 4 ऑब्जर्वेशन 4 कंक्लूजन इतने टाइम में होता है. चलो अभी बराबर से सुनने का, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस क्या है. ठीक है, मोस्टली तुमको एमसीक्यूज में लिमिटेशन भी आता है. नाउ स्टॉप राइटिंग, क्लोज द बुक एंड पे अटेंशन. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सिमिलर टू द सोलार सिस्टम. एटम का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? सोलार सिस्टम के. सोलार सिस्टम में क्या होता है? प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसा होता है ना. सिमिलरली एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर टू यू. क्या बोलने का? फर्स्ट पॉइंट में एटम ने रुदरफोर्ड ने किसके हाथ में कंपेयर किया एटम को? सोलार सिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सिमिलर टू सोलार सिस्टम एज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. structure of atom. ठीक है, अभी तक को लिखना नहीं है, रुक पहले सुन, सब सुनेंगे तो लिखेगी. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट जो सबने बोला वो इसने भी बोला, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो सेकेंड पॉइंट तो सबको आ जाएगा. क्या है सेकेंड पॉइंट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, फिर इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम्स दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? हाँ, सेकेंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रो प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, फिर ये बोल दिया साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट? नेग्लिजिबल. ठीक है, ये वाला पॉइंट. और न्यूक्लियस का साइज भी यहाँ पे इस लिख देने का 10⁻⁻15 सेंटीमीटर. ये किसका था? 1 फर्मी. और साइज ऑफ एटम का कितना था? 10⁻10 सेंटीमीटर. क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्या था? मीटर था? मीटर. क्या बोलते हैं उसको? 1 एंगस्ट्रॉम. याद है ना. और इसको क्या बोला था अपन ने? 1 फर्मी यूनिट. ये मीटर और 10⁻10 मीटर. ठीक है, ये हो गया. इतने पॉइंट हो गए. ये क्या होता अपना रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. लिमिटेशन क्या थे? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? वो भी अच्छे से जरा सुन लेते हैं अपन. सो लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. फर्स्ट लिमिटेशन, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन. अरे ये क्या हो गया यार. ओके, लिमिटेशन नंबर 1. फर्स्ट लिमिटेशन उसने क्या बोला पता है लिमिटेशन में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अगर वो बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, सो इट विल रेडिएट सम एनर्जी. क्या करेगा वो? एनर्जी रेडिएट्स करेगा एंड फाइनली इट विल फॉल विद इन द न्यूक्लियस. दैट प्रूव्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एटम की स्टेबिलिटी को उसने प्रूव कर पाया क्या? नहीं. क्या बोलता है रुदरफोर्ड? क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ फिक्स कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ विद अ वेरी हाई स्पीड. वेरी हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट्स करेगा. इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट्स करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ऐसा होने में टाइम कितना लगता है उसको? 10⁻10 सेकेंड. कितना टाइम लगता है? अगर ऐसा होएगा तो एटम विल बी इनविजिबल ना. एटम दिखाई नहीं देगा. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल गया तो ये क्या होएगा? इनविजिबल. मतलब एटम स्टेबल है ही नहीं. एटम कैसा है? अनस्टेबल है. सो पॉइंट नंबर 1, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? ही फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम.
पॉइंट नंबर 2, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. उसको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता था क्या? नहीं, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. एग्जैक्ट लोकेशन मालूम था क्या? नहीं. तो दो लिमिटेशन. फर्स्ट लिमिटेशन किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लिमिटेशन इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. ही फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी. लिमिटेशन नंबर 2. सेकेंड लिमिटेशन क्या बोला? सेकेंड लिमिटेशन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ? अच्छा 11th स्टैंडर्ड, इतना लेट? जाओ, लास्ट लेक्चर आई थी, क्या बताया उसने? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये स्प्लिट होता है, मूव होता है. किसमें? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक ये इफेक्ट का एक नाम है, फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अगर आपको याद है तो. याद है किसी को? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होएगा? मूव होएगा. पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होएगा? मूव होएगा. पॉइंट नंबर 4, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव होने को क्या बोलते हैं? पता है? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज वन इफेक्ट. दैट इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? जीमन इफेक्ट. क्या बोलते हैं वो इफेक्ट को? जीमन इफेक्ट. सुना है कि नहीं सुना है? ये सब थियरी है, तुमको एज इट इज लर्न करना है इसमें. तो वापस से एक बार देख लेते हैं. लिमिटेशन नंबर 1, the first limitation is he fails to explain the stability of atom. According to Rutherford, electron revolves around the nucleus with a very high speed, radiates energy, and finally it will follow a spiral path and fall inside the nucleus. It takes how much time? 10 raised to minus 10 second, and it will be disappear. In reality it doesn't exist. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. This statement is contradict. So he fails to explain the stability of atom. Second limitation number 2, exact location, exact position of electron. He couldn't explain the exact position of electron. Third one, he fails to explain the splitting of electron in electric field. The splitting of electron in electric field is known as which effect? Stark effect. And splitting of electron in magnetic field is known as which effect? Zeeman effect. ऐसा कुछ उसने नहीं बताया. ठीक है, चलो मैं खुद ही लिखा देता हूँ, तुम लोग बहुत टाइम लगाने वाले उसमें. लिखो, Rutherford atomic model. Structure of atom is similar to solar system. Rutherford atomic model. Structure of atom is similar to solar system. Electron present around the nucleus is similar to planets around the sun. Second point, atom is electrically neutral because it consists of equal number of negative and positive charge particle. Because it consists of equal number of positive and negative charge particle. Third point, negative and positively charged particles are held together with the help of negative and positively charged particle are held together with the help of electrostatic force of attraction.
Next point, size of nucleus is very small. Size of nucleus is very small as compared to the total size of atom. Size of nucleus is very small as compared to the total size of atom. Total size of atom. Size of nucleus is very small as compared to the total size of atom. कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट हो गया ना. So it was Rutherford atomic model. Limitation. Limitation number 1. He failed to explain stability of atom. He failed to explain stability of atom. लिखा he failed to explain stability of atom. उसी में लिखना, एक्सप्लेनेशन में लिखना. According to Rutherford, electron revolves around the nucleus with very high speed. क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus with a very high speed, radiates energy and finally it will follow a spiral path. It will follow a spiral path and fall within the nucleus. It will follow a spiral path and fall within the nucleus. In कितने टाइम में? In 10 raised to minus 10 second. In 10 raised to minus 10 second. कितने टाइम में? In 10 raised to minus 10 second. It means atom is unstable. बट ऐसा होता है क्या रियलिटी में? नहीं होता है. चलो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लिमिटेशन, फेल टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. Failed to explain exact position of electron inside the atom. And the next point, दो इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया. कौन कौन सा दो इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? ज़ीमन इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. So this is all about Rutherford atomic model. समझ में आया? ये Rutherford atomic model है, ये सब याद रखने का है. कुछ भी आएगा इसके ऊपर से MCQs. फर्स्ट लेक्चर में आपको आइसोटोप आइसोबार बताया था ना मैंने. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ था ऐसा कुछ? कर लेते फिर. अभी से तू इन, हाँ, अभी से सप्ते को लिखने का है. किसी के साथ बैठ जाना, अकेले क्यों बैठी है? इसके साथ आ जाओ, उसके साथ आ जाओ. कोई तो एक चाहिए ना बात करने के लिए. अरे तेरे को बोला इसके साथ आने को, या आगे आगे, तू इनके साथ बैठ जा. आ जाओ, इधर आ जा, इनके साथ में किधर बैठ जा. थोड़ा बहुत बात करने के लिए चाहिए रहेगा तो इसके बाजू में बैठ जा. ये तू बात करती है बहुत, आ जा. ये करती है. हाँ ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट थोड़ा 5-10 मिनट मेरे को दे दो. जो पढ़ाने वाला ऑलरेडी तुमको थोड़ा आता है. मेरे को एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाने का, तो थोड़ा सा उसका बेस बता देता हूँ मैं तुमको. वैसे तुमको हो गया है, बट थोड़ा सा डिटेल में भी करेंगे.
थोड़ा स्लो, एकदम स्लो करेंगे अपन। मैं फास्ट हूँ कि तू स्लो है? मैं फास्ट हूँ। अरे भाई क्या बात कर रही है। अच्छा मैं फास्ट हूँ, अच्छा ठीक है, अभी मैं एकदम ही स्लो पढ़ाऊंगा तेरे हिसाब से। अभी मैं फास्ट जाऊँगा तो बोलना सर प्लीज़ यार थोड़ा स्लो जाओ ना यार, कितना फास्ट जा रहे हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं डिक्टेट नहीं करूँ, मैं खाली पढ़ाऊंगा मैं। चलो अभी देखते हैं क्या क्या मेरे को डिफाइन करने का है। सबसे पहले कोई मेरे को पूछा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये अपने को आता है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, क्या बोलने का? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट। फिर मेरे को किसी ने पूछा व्हाट इज मास नंबर। हाँ, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। तो मास नंबर को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब अपन क्या होता है मास नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द एटम। फिर एक आता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल N। न्यूट्रॉन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। इसका फॉर्मूला क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर मतलब क्या होता है? मास नंबर माइनस, तो क्या होएगा? A माइनस Z। ये न्यूट्रॉन नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद में आइसोटोप्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल आता है तुमको, तो मैं दूसरा 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। फिर आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, एक को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये क्या है? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटेरियम। ये क्या है? ट्रिटियम। इसका मास 1, इसका 2, इसका 3। ये वाले प्रोटियम में एक एमसीक्यूज पूछता है हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। 1 माइनस 1 करो तो कितना आता है? 0। मतलब इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1 1 1 1 2 3। तो किसके पास न्यूट्रॉन मिसिंग है? न्यूट्रॉन मिसिंग किसके पास है? प्रोटियम। एमसीक्यूज का क्वेश्चन। अच्छा, और ये दूसरा पॉइंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा है? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में से रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? विच आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये 2 मैंने इंपॉर्टेंट नोट बताई है, साइड में किधर लिख लेना इंपॉर्टेंट नोट करके। क्या क्या बोला है मैंने? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, दैट इज प्रोटियम। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या है? हाँ, आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, एनी वन ऑफ यू? हाँ, तो मेरे को इसका डेफिनेशन क्या लिखना है पता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। आई रिपीट वंस अगेन, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर। लिख सकते हो ना? ऐसा 3 3 हो सकता है क्या यार? ऐसा बोल सर ये गलती से आपने लिख दिया ऐसा। ठीक है, ऐसे ही मैं चेक करा था, तेरा ध्यान किधर है इसके लिए लिख दिया मैंने। आइसोबार, चलो बताओ, आइसोबार भी आपको पता रहेगा। अच्छा, आइसोबार में क्या एटम ऑफ सेम एलिमेंट होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, एक आइसोटोप्स आइसोबार के साथ साथ और एक होता है, उसका नाम पता है किसी को? आइसोटोप आइसोबार के साथ में और एक चीज होती है, उसका नाम पता है किसी को? उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, 10th स्टैंडर्ड में था। ओके, तो 15 माइनस 7 कितना होता है? 8। 16 माइनस 8 8। सो सोडियम 11 और 8 23, मैग्नीशियम 12 और 24, दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ, सो 2 और मोर एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। इतनी डेफिनेशन आपको लिखना है, मेरे को नहीं पूछना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ये क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वी कैन से दैट द डिफरेंस इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या बोलने का, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर। नोट में क्या लिखने का, प्रोटियम डू नॉट कंटेन्स न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। आइसोबार का डेफिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, 2 और मोर एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो फटाफट लिख डालो, उसमें लिखो, टेबल में लिखो, एलिमेंट ए जेड एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलो बच्चों, एक तो बता ही सकता हूं मैं, कौन सा सबसे इजी वाला रहेगा ना, खाली वो मैं करूंगा, सब डिफिकल्ट वाला तुमको करना है, इजी वाला मैं करूंगा। ठीक है, चलो बच्चों आओ देखते हैं। ये जो लिखा है, ये 30 जो पैर के पास लिखा है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है कि मास नंबर होता है? ये जो इधर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, Z, और ये ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर 65। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है, न्यूट्रॉन नंबर। कितना है न्यूट्रॉन नंबर, 35। जितना एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 30। जितना इलेक्ट्रॉन इतना ही प्रोटॉन है। हो गया इधर तक बॉयज, हैवी फिनिश्ड? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसका पहले लॉजिक बताओ कि डायरेक्ट डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं। पहले लॉजिक बताता हूँ मैं, क्या सोच के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नहीं बताया, प्रोटॉन मतलब वो रुदरफोर्ड का डिस्कवरी था, वो न्यूक्लियस का था, प्रोटॉन का नहीं था। तो पहले अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। प्रोटॉन से मतलब रुदरफोर्ड में हो गया है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी न्यूट्रॉन का सोचते हैं, पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ क्या लॉजिक था। देख, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिल ही गया था, है ना, न्यूट्रॉन नहीं मिला। संजना सुना थे, कोई पूछूंगा बाद में। एक साइंटिस्ट था, साइलेंटली सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था किसी को। उसका नाम क्या था, चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। ये सब किधर है ना, तुमको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का रिसर्च है। तो ये भी देखो बुक में नहीं मिलेगा, सॉरी, ढूंढ के ले आकर किधर लिखा रहेगा तो, पर ऐसा तेरे को नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। जेम्स चैडविक क्या सोचा मालूम है, उसने क्या बोला कि चल ठीक है, मान लेते कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो सुना बराबर, बाद में तुम्हें को एक्सप्लेन करना। अगर एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, सो मास ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू कलेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बराबर ना। अगर खाली एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास मिला के एटम का मास होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने को नंबर तो मिल ही गया था, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, वो मैंने अभी बताया नहीं आपको, बाद में बताऊंगा मैं। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻²8। ये किसका मास है, प्रोटॉन का मास है। और जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना न्यूट्रॉन का होता है, अगले लेक्चर में लिखाऊंगा, बट अभी नहीं बता रहा, अभी खाली बता रहा हूँ इसे ओरली। तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर मिल गया, मास निकाल लेगा कैलकुलेट करके, उसको ऐड करके एटम का मास होना चाहिए। बट एटम का मास उतना नहीं हुआ, एटम का मास उतना हुआ क्या, नहीं हुआ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एटम है, ये क्या है, एटम, इसका मास क्या लिखा है, 10 AMU।
क्या लिखा मैंने 10 AM यू लिखा है 10 म्यू, ऐसा तूने फर्स्ट चैप्टर में देखा रहेगा मोल कॉन्सेप्ट में, एटॉमिक मास यूनिट 10 म्यू, ठीक है। फिर उसने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ ले लेता हूँ मैं, कितना मिल गया 2 म्यू। मास ऑफ प्रोटॉन कितना मिल गया 4 म्यू। तो जेम्स चैडविक एकदम कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया कि कुछ तो भी लफड़ा है, कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में कुछ तो भी और प्रेजेंट है। समझ में आया उसको, कैसे क्लिक कैसे हुआ कि ये क्या फालतूगिरी है, कुछ तो भी और प्रेजेंट है। उसने सोचा कि अगर एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल टू एटम का मास होना चाहिए। कैलकुलेट किया तो इक्वल टू नहीं था। बहुत सारी चीज़ें उसको क्लियर हो गई। पहले तो देयर इज़ वन मिसिंग पार्टिकल, कुछ तो भी एटम में है जो मिसिंग है। दूसरा कंक्लूजन, जो भी मिसिंग पार्टिकल है दैट शुड बी चार्जलेस, जो भी मिसिंग है दैट शुड बी व्हाट, because it was previously proved that the mass number of electron equal to number of proton, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का नंबर क्या है सेम है। एक साइंटिस्ट ने नहीं बोला, 2-3 साइंटिस्ट ने बोला, जे थॉमसन भी बोला और रदरफोर्ड भी बोला। तो 2 बातें क्लियर हो गई। इसके बाद एक बात और बताऊंगा। कौन सा बात क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला, समथिंग इज मिसिंग, वन मिसिंग पार्टिकल, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द एटम। सेकेंड वन, दैट मिसिंग पार्टिकल शुड बी चार्जलेस। तीसरी बात, जो भी मिसिंग पार्टिकल होगा, मास ऑफ मिसिंग पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। थर्ड बात पता चली क्या है, जो भी मिसिंग पार्टिकल है उसका मास किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोटॉन। ये 10 है, कितना है? ये दोनों मिला के कितना है? 6। कितना बाकी रह रहा है? 4 किसका है? प्रोटॉन का है। तो 3 बात पता चल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास निकाल के, एटम का मास निकाल के, इतना बात उसको पता चल गया। उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? बेरिलियम फॉइल के साथ में। किसके हाथ में किया? बेरिलियम फॉइल के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। बम्बार्डमेंट विद द गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स, किसके हाथ में बम्बार्डमेंट किया? एक क्वेश्चन आपने फिर मेरे को नहीं पूछा था, क्यों गोल्ड फॉइल लिया और क्यों अल्फा पार्टिकल लिया? आपने नहीं पूछा था क्यों गोल्ड फॉइल लिया और क्यों अल्फा पार्टिकल लिया? रीजन, अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन बीटा एंड गामा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, इधर उधर भागेगा नहीं। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? गोल्ड इज अ प्योर मेटल, गोल्ड इज अ प्योर मेटल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। गोल्ड किसी के साथ में कंबाइन नहीं होता है, गोल्ड का कभी भी एक्सट्रैक्शन नहीं करते, किसी का एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड निकाले, गोल्ड आपको डायरेक्ट मिलेगा नेचर में। सो गोल्ड इज अ व्हाट, प्योर मेटल। हैवी मेटल्स भी है, उसका मास भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा और गामा से क्या होते हैं? हैवी होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए अल्फा पार्टिकल ही लिया और गोल्ड फॉइल ही यूज़ किया उसने। पतला लिया क्यों गोल्ड फॉइल? क्योंकि हो सकता है उसके पास में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे, इसलिए एकदम पतला लिया वो गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। इससे ज़्यादा मत पूछना मेरे से भी। चलो, इसने क्या किया? ये कौन कर रहा है एक्सपेरिमेंट? जेम्स चैडविक। ये क्या अपना सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, क्या है ये? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ नहीं किया उसने, क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। किसके ऊपर से किया? गोल्ड सॉरी, ये कौन सी फॉइल है? बेरिलियम फॉइल। ये एक्सपेरिमेंट था। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन थे वो देखते। ये बच्चे सुन, 2 ऑब्जर्वेशन थे। कितने ऑब्जर्वेशन थे? जो स्पॉट पे कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट कर रहा था ना जेम्स चैडविक, वो पर्टिकुलर स्पॉट है ना ब्लैक कलर का हो गया। वो पर्टिकुलर स्पॉट कैसा हो गया? ब्लैक। चलो मैं एक ये वाला स्पॉट ले लेता हूँ, जिधर पे कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा था, दैट पॉइंट बिकम्स ब्लैक। ये पॉइंट ब्लैक हो गया। क्या हो गया? ब्लैक। और यहाँ से कुछ फास्ट मूविंग पार्टिकल इधर से क्या हो रहे थे? रिलीज हो रहे थे। कुछ पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो रहे थे। फ्यू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स वर रिजेक्टेड। मतलब अटैक करने के बाद में कुछ यहाँ से पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? ऐसे बाहर निकल रहे थे, ठीक है। कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, ये ले कुछ भी पार्टिकल है, मैं क्यों लिखूँ कोई पार्टिकल का ना, कुछ भी पार्टिकल्स, फ्यू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन था। वापिस से बता देते क्या क्या स्टार्ट किया था, कहाँ से उसने स्टार्ट किया था। इट वॉज अ क्राइटेरिया और थॉट
that atom consists of only electron and proton. If it consists of only electron and proton, then mass of atom should be equal to the collective mass of electron and proton. But in reality it does not exist. ठीक है, तो क्या पता चला उसको? Some particles are missing from the atom. That missing particle should be chargeless, and the mass of that missing particle should be equal to the mass of proton. एक और था ना, कितना पॉइंट था? 3 हो गया अपना पॉइंट. 3 बातें सोची थी. कौन कौन सी 3 बातें सोची? एटम में कुछ तो भी मिसिंग पार्टिकल है, और वो मिसिंग पार्टिकल क्या है? और उसका मास किसके इक्वल होएगा? प्रोटॉन. फिर एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? बेरिलियम फॉइल. किसका बम्बार्डमेंट किया? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का ही क्यों बम्बार्डमेंट कर रहा है? हैवी है, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, ठीक है, टारगेट पे जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा. ठीक है. गोल्ड फॉइल क्यों लिया? दैट गोल्ड, ये तो बेरिलियम फॉइल है. गोल्ड फॉइल क्यों लिया था? बिकॉज गोल्ड फॉइल इज व्हाट? प्योर. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. इम्प्योरिटीज रहेगा तो क्या होएगा? एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्या हो सकता है? फेल हो सकता है. ठीक है. ये बेरिलियम फॉइल लिया. हो सकता, अब ये मत मुझे इसने बेरिलियम फॉइल ही क्यों लिया, हो सकता है उसके पास में उतने पैसे नहीं रहेंगे, बेरिलियम फॉइल लिया उसने, या इजीली अवेलेबल मिल गया रहेगा किधर से. क्या किया उसने? अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम फॉइल. क्या ऑब्जर्वेशन था? पॉइंट एट विच कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट वाज टेकिंग प्लेस, दैट पॉइंट बिकम्स व्हाट? ब्लैक, एंड फ्यू पार्टिकल्स वर रिलीज. ठीक है. अब कंक्लूजन. सर इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि एटम में न्यूट्रॉन है. पता चल रहा है क्या? है ना? तो पूछ ही नहीं रही है. सर ये एक्सपेरिमेंट से ये कैसे पता चल रहा है कि एटम में न्यूट्रॉन है? कुछ भी पढ़ा रहे हो सर, मैं नहीं पढ़ूंगी. देखते कैसे पता चल रहा है कि एटम में न्यूट्रॉन है. आओ देखते, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करके, ठीक है, एनालिसिस करते. तू सवाल पूछ. तूने पूछा ना सर ये क्या फालतू गिरी है, ये एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि एटम में न्यूट्रॉन है? कुछ भी पढ़ाते हो सर आप. बेरिलियम एटॉमिक नंबर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4. बम्बार्डमेंट किसका हो रहा है? बम्बार्डमेंट किसका हो रहा है? अल्फा पार्टिकल. बम्बार्डमेंट किसका हो रहा है? अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट विच न्यूक्लियस? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है. अल्फा पार्टिकल ही क्या है? हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. मास नंबर भी बता दो ना क्या है? मास नंबर क्या है? 4. ठीक है. ओके. ये 4 है और ये 2 है. 4 और 2 क्या होता है? 4 और 2 होता है. वाह यार. 4 + 2 इज व्हाट? 2. 4 + 2 इज 6. 6 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? ऐसा हो सकता है क्या कि ये दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है? किसी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर हो सकता है? नहीं, सेम मास नंबर हो सकता है बट सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है. क्या होएगा वो? क्या होएगा? और कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12. ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? तो क्या निकल जाएगा? है ना? क्या निकल जाएगा? समझा? समझ में आया कि नहीं? तो ये ब्लैक स्पॉट कौन था? और जो निकल रहा था वो कौन है? जो निकल रहा था वो कौन है? न्यूट्रॉन. क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? ठीक है. प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास क्या है? सेम. तो ये चार्जलेस भी है. ठीक है. ये क्या है? चार्जलेस भी है. और इसका एक क्या है? एक AMU इसका मास भी है. ठीक है. समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? चलो मेरे को समझाओ, मेरे को नहीं समझ में आया. क्या था सर वो? कंक्लूजन बरोबर समझा नहीं. ऑब्जर्वेशन तो समझा. ऑब्जर्वेशन के 2 पॉइंट क्या थे मेरे? द पॉइंट एट विच अल्फा रेज वर इंसिडेंट, दैट पॉइंट बिकम्स व्हाट? ब्लैक, एंड few particles were released from that particular point. It was observation. The conclusion was, the foil is what? Beryllium foil. Atomic number of beryllium is 4. Mass number 9. Bombardment किसका हो रहा था? Alpha particle is nothing but helium. Atomic number बोले तो mass number 4. ये 2 और 4 से मिल रहा है 6. नया एलिमेंट कौन बन गया? क्या होता है इसका? 12. क्या निकला?
न्यूट्रॉन, ठीक है, एक पार्टिकल। समझ में आया? तो जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहा था वो क्या था? न्यूट्रॉन। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि बेरिलियम फॉइल एटम से बना है। किससे बना है? एटम से बना है। और वो क्या हो रहा था? रिलीज हो गया। क्या हो गया? जो रिलीज हो गया वो चार्जलेस था। जो रिलीज हो गया था चार्जलेस, तो उसका मास कितना था? प्रोटॉन के मास के इक्वल था। सर अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट बेरिलियम फॉइल की जगह पे गोल्ड नहीं, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। अगर होता तो होता था, फिर जाने देते। ये सब सेम उसके साथ में भी वैसा होता था, बट उसने उसके पास में जो अवेलेबल था उसके साथ में उसने किया। तो ये क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? ठीक है, ये पहले लिखोगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी बता दूं मैं? पहले लिख लेते ना, ठीक है। वो जो मैंने बताया स्टार्टिंग का वो बता दूं क्या, कि तुम लोग लिख लोगे खुद से? चलो मैं लिखाता हूँ। चलो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो ये पहले लिख लेते ना, ड्रॉ तो बाद में कर ही लेंगे। तुम लोग ड्रॉ करने में ही बहुत टाइम लगा देते हो यार, है ना। लिखो, इट वॉज अ क्राइटेरिया और थॉट, इट वॉज ए क्राइटेरिया और थॉट एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये कब की बात है? इसके पहले की बात है। किसके पहले की बात है? जेम्स चैडविक के पहले की बात है। हाँ, ऐसा वो सोच रहा था, ठीक है। ये हाइपोथेसिस में लिखा रहा हूँ, ये कहीं सही बात नहीं है। दिस इज हाइपोथेसिस, जो उसने सोचा, इमेजिन किया था। इट वाज अ क्राइटेरिया और थॉट एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देयरफॉर, अभी तो लिखी ही नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देयरफॉर collective mass of electron and proton should be equal to collective mass of electron and proton should be equal to atomic mass. Atomic mass, ठीक है, atomic mass of an atom. बट इन रियलिटी ऐसा हुआ क्या? बट इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट। इट मीन्स few particles are missing from the atom. Few particles are missing from the atom. Missing particle should be chargeless. और एक पॉइंट रह रहा है, बताओ। Yes. And its mass same as the mass of missing particle same as that of proton. ऐसा वाला लिख लो, तुमको थोड़ा सा पता चलेगा। कहाँ गया? मैंने लिखा था 10 AMV वाला, कहाँ लिखा? मिटा दिया मैंने। हाँ, ये वाला लिख लो। ये लिख लो, ये मेरा एटम है। एटम का मास कितना लिया है मैंने? कितना लिया एटम का मास? 10 AMU। अभी तो मैं तुमको सब इजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अभी तो अपन मेन चीज़ चैप्टर में, हाँ, लेकिन अभी थियरी आ गया तो मेन चैप्टर में घुस चुके हैं अभी थोड़ा सा। तो रोज का रोज पढ़ के आने का, नहीं तो भूल जाओगे। एक दिन आओगे, बोले सर कुछ नहीं समझ में आया मेरे को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वापस पढ़ाऊँ, फिर मैं बोलूँगा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं जा रहा हूँ अभी। तो रोज का रोज मस्त अच्छे से पढ़ाई करके आने का। ये ऐसे लिख लो, तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। 10 AMU है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। वो डायग्राम बनाने का और ऑब्जर्वेशन में एक लाइन लिखने का। क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? पॉइंट एट विच अल्फा पार्टिकल वो bombarded it becomes black and few particles were ejected from that particular point। और ये कंक्लूजन है आपका।
पता नहीं क्या लिखने का, अपने मन से कुछ भी लिख दे। हो गया? ऑब्जर्वेशन, डायग्राम, कंक्लूजन सब लिख दिया है, सिर्फ कॉपी करना है बस, अपना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ कॉपी करना है। इतना तो कर सकते हैं ना अपन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का रदरफोर्ड ने कर दिया। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो सब थियरी बहुत हो जाएगा। किसका बाकी है अभी तक? हो गया ना बेटा? अरे लिखो, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास। कॉन्सेप्ट ऑफ 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 एवरेज एटॉमिक मास मतलब पता है क्या है? एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर उसका सेम, तो कौन सा लेने का, कौन सा हम लोग कैलकुलेशन करते टाइम में लेंगे क्या, कौन से मास को रियल मान के ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ना तेरा वाला सही है ना तेरा वाला सही है, हम लोग दोनों का क्या लेंगे? एवरेज। एक बार याद रखने का, दो एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? ये पहले लॉजिक बता देता हूं मैं। दो एलिमेंट है मेरे पास ए, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। चलो इसके दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? एक्स है। क्या है? इसका मास नंबर 40 और ये 42, मास नंबर 40 और 40। जिसका मास नंबर कम रहेगा ना वो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। सपोज अगर ये 70% प्रेजेंट है तो ये कितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा? 30। ये फैक्ट है। जिसका मास कम रहेगा वो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट है, और जिसका मास ज़्यादा है वो नेचर में कम प्रेजेंट है।
ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन करते टाइम में 40 लूँ कि 42 लूँ, पता नहीं मैं क्या लूँगा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बनाया गया, एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, सो विल टेक अ व्हाट, विल मल्टीप्लाई विद अ परसेंटेज। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि क्या करने का है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं, एक मैं करूँगा और 2-3 आपको करना रहेगा। ठीक है, ईजी वाला मैं करूँगा, डिफिकल्ट वाला आपको करने का है। लिखो, चलो लिखो। Lithium exists in nature in the form of lithium exists in nature in the form of two stable isotope. Lithium exists in nature in the form of two stable isotope, lithium 6 and lithium 7. Lithium 6 and lithium 7 having atomic masses 5.89 mu and 6.98 mu. If the percentage of these isotopes are 80 and 20, लिथियम 7 का क्या है? 6.98. If percentage of these isotopes are 80 and 20, find its average atomic mass. ठीक है, तो सबसे पहले वो जो क्वेश्चन दिया गया वो रीड करके ये चार्ट बना लेने का। ये चार्ट बना लेने का, यहाँ पे लिखने का आइसोटोप, आइसोटोप दिया है, और क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है, और क्या दिया है मेरे को, परसेंटेज। तो मैंने ऐसा एक चार्ट बना लिया है। ठीक है, अरे यार कहाँ से आ गया। अभी देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, अभी रुकना जरा 2 मिनट। एवरेज एटॉमिक मास कितने आइसोटोप है, 2 है, कभी कभी 3 रहेगा, कभी कभी 4 भी रहेगा। तो जितना आइसोटोप है ना उतना ब्रैकेट बनाने का। कितना आइसोटोप है, 2, तो मैं कितना ब्रैकेट बनाऊंगा, 2 डिवाइड बाय 100 करने का, डिवाइड बाय क्या करने का, और ये ब्रैकेट में क्या लिखने का, मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज। तो क्या होएगा 5.89 इंटू क्या होएगा 80, इधर पे क्या होएगा 6.98 इंटू क्या होएगा 20। चलो ये फाइंड करने का जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। चलो फटफट कर दो अभी। सिक्स 6.1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो वापस करो। So वही फॉर्मूला है ना, A% is equal to average minus B upon A minus B। पता नहीं यार, इतना डिफिकल्ट तो मेरे को नहीं आता है। मेरा वाला तो ये फॉर्मूला है इससे करने का। हाँ तो वो सर ने दे दिया तो मैं वही दूंगा, तो फिर क्या डिफरेंट, क्या थोड़ा तो अलग दूंगा ना मैं। तो एक ही रहेगा। बरोबर है वैसे ही कर दो। बरोबर है, आप सही जा रहे हो। यू विल गेट द सेम आंसर। वो वाला फॉर्मूला लगाएगी तो भी घुमा फिरा के यही बनता है, बट मेरे को ये वाला इजी लगता है। कितना है बेटा आंसर 61.8, 6.1 आएगा।
ये वाला भी इजी है, इसके बाद वाला एक थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा। अरे कोई नया चीज नहीं, ये शिवम सर ने ऑलरेडी तुमको कराया है। इसके बाद वाला जो है ना वो क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है, हो सकता है कि वो आ जाए तुमको। ये कितना आया, नियॉन का कितना आया? हाँ सही है। चलो अब ये वाला ट्राई करो, नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा तुमको मैं। ये क्वेश्चन है, कौन कौन से क्लोरीन के आइसोटोप दिए हैं? 35 एंड 37 है ना। क्लोरीन 35 दिया है और दिया अपने को क्लोरीन 37। उनके मासेस भी दिए गए हैं। कितना कितना मास दिया है? हाँ मुझे एटॉमिक मास भी दिया है। कितना कितना दिया है? 34.96 म्यू। और कितना दिया है? 36.96 म्यू। अब मेरे को बोला है कि ये इनका परसेंटेज कितना होएगा, तो एक फॉर्मूले में दो अननोन तो नहीं हो सकता है। ये इसका भी परसेंटेज नहीं मालूम है, इसका भी नहीं मालूम है। एवरेज एटॉमिक मास मालूम है। कितना एवरेज एटॉमिक मास? तो दोनों के मुझे परसेंटेज निकालना है, बरोबर ना बच्ची? दोनों के परसेंटेज निकालना है। एक फॉर्मूले में दो अननोन तो नहीं चलेगा। देख परसेंटेज नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि दोनों को मिला के कितना आएगा। दोनों को मिला के कितना आएगा? तो अगर मैं एक को x ले लूँ तो दूसरे को क्या लूंगा? अच्छा सुन, सॉल्व करने के बाद में दो आंसर आएगा। दो आंसर आएगा। सपोज एक आ गया 75 आ गया और एक कितना आ गया 25। जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसका मास क्या होएगा? कम, है ना। जिसका मास कम उसका परसेंटेज ज्यादा। वैसा देख लेना, समझ में आया ना। दो आंसर में से जो छोटा रहेगा वो बड़े वाले को दे देना और छोटा वाला बड़े वाले को दे देना, ठीक है। अब कर लोगे? ये पहले ये बना लो। आ गया तेरा आंसर? देखा, सही बोली तूने, क्या बात है। जब हम डिस्कस कर रहे थे वो बच्ची पहले सॉल्व कर दी। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर राइट है। चलो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया आपने को? 35.50। 35 का परसेंटेज, 35 का मास कितना है बच्चों? 34.96 x प्लस 36.96, ये क्या था? 100 माइनस एक्स अपॉन 100। अब ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। एक बच्चे ने निकाल दिया है, हम भी निकाल देंगे। आ गया तेरा आंसर? क्या बात है यार, कैलकुलेशन अच्छा करता है मतलब तू। कितना आया? सबको मिल गया 73 पॉइंट समथिंग। ऐसा और तुमको नहीं मिला आंसर? अरे यार क्यों? अपना मैथ्स कमजोर है। कोई बात नहीं, तुम लोग क्या बोलते हो? नहीं आ रहा आंसर? चल देख बच्ची, तू मेरे साथ करा।
लिख, ये 100 मल्टीप्लाई कर, मेरे साथ में लिखते भी जा, क्या आएगा बोल, 3550, ये तो 34.96x प्लस 36.96x, और ये क्या होएगा, ये हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3696 और माइनस 36.96x, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के इधर भेज दे, जान देना, ये पहले इधर ले आता हूँ मैं, उधर भीड़ कम हो जाएगी वहाँ पे, 3696, ठीक है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2x, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -146 -2x, ये ले x = 73 आ गया, 73 आ रहा है ना, 73, तो 100 - x कितना आएगा 27, तो ये क्लोरीन 35 का रहेगा, बरोबर ना, तो क्लोरीन 35 का इतना परसेंट है और ये क्लोरीन 37 का 37। और एक ट्राई करते क्या ऐसा वाला, और एक ट्राई करते दोस्त, आ गया तुम लोग का। संजना मैडम क्या हुआ, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विथ कैलकुलेशन, कंफ्यूज हो गई थोड़ा ही, क्या हुआ ये बच्ची, तेरा भी नहीं आया, कैसे चल, ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। चलो और एक करते हैं, ठीक है, लिखो लिखो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन नेचर in the form of two stable isotope O16 and O18, O16 and O18, having atomic masses 15.98 mu and 17.98 mu. If its average atomic mass is 16.08 mu, calculate percentage of these isotope. Calculate the percentage of these isotope. चलो फट सॉल्व करके बताओ। एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया 16.08। अच्छा देखो, मैं ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल तुम्हारा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी ये तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे। क्या बोलते, कितना आया आंसर? 95 and 5 सबको मिल गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मिला ना 95 और 5 सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या हो बेटा, 95 5 आया? इसको चिंकी को क्या बोलती बच्ची, 95 5 आया कि नहीं आया? लिखो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ 15 मिनट में हो जाएगा, सिंपल है। ये जैसा इलेक्ट्रॉन का था वैसा ही प्रोटॉन का है। वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपके सामने निकाल के रखना, पूरा वही है, ठीक है, उसी का पूरा कॉपी किया उसने आइडेंटिकली, खाली थोड़ी सी चेंजेस कर दिया उसमें, ठीक है। हाँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हाँ डिस्चार्ज ट्यूब वाला अपने सामने निकाल के रखना। ये काम किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। आइडिया कहां से आया उसको? जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देख के, ठीक है। क्या किया उसने, आओ देखते क्या किया उसने। डिस्चार्ज ट्यूब तो अपने पास में था ही। गोल्डस्टीन ने ये कहाँ रख, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहाँ पे रखी थी, है ना? कौन से साइड पे रखी थी? एनोड के साइड पे रखी, ठीक है। हाँ इसने किधर रखी? कैथोड के साइड पे इसने रख दी। ये जिससे एयर निकाला था उसका नाम क्या था? ये था वैक्यूम पंप, ठीक है।
कितना इलेक्ट्रोड यूज़ किया था? एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, दो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था? दो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, एक एनोड और कैथोड। ठीक है, प्लस वाले का नाम क्या दिया था? माइनस वाले का नाम क्या दिया था? कैथोड। ये सोच रहा है इधर ही काय को रखे अपन, उसने यहाँ पे भी फोटोग्राफिक प्लेट अपोजिट साइड में रख दी। यहाँ पे उसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। ठीक है, ऐसा। तो खाली फोटोग्राफिक प्लेट का साइड उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, और एक उसने चेंजेस किया, और इस बार है ना उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब में भर लिया हाइड्रोजन गैस। क्या भरा? हाइड्रोजन गैस। और अंदर का प्रेशर हाई है। ठीक है, अंदर का प्रेशर बहुत हाई है। ठीक है, कितना बताया था मैंने? 200 to 300 मेगा पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल मालूम है ना? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो मेगा पास्कल। अच्छा, अभी यहाँ से सुनने वाली बात है, एक एमसीक्यूज आता है, एक ही बार एमसीक्यूज आया है इससे रिलेटेड, एक बार आया, लेकिन क्या देखा उसने? उसको एक्सपेक्टेड था कि जैसे लास्ट टाइम वहाँ से रेज आ रही थी निगेटिव से, यहाँ पे रेज आ रही थी, तो इस बार क्या होएगा? यहाँ से रेज आएगी। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल पूछने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से रेज आ रही थी, बरोबर है, यहाँ पे स्ट्राइक भी हो रहा था, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है। ठीक है, उसके जैसा ही है। चलो तेरे को आंसर करता हूँ, तू खड़ी हो जाओ, तेरे को क्वेश्चन करता हूँ, आंसर तो तू करेगी ना मेरे को। चल बता, क्वेश्चन मेरा ये है, लास्ट टाइम क्या था पता है? जो रेज आ रही थी वो किधर से आ रही थी? कैथोड से। इसको लगा, इसने क्या बोला, ये जो रेज आ रही है वो एनोड से आ रही है और वो है एनोड रे। जैसे जे थॉमसन ने क्या बोला था? कैथोड रे। ही सेड द रेज इज व्हाट? एनोड रे। उसने बोला कि एनोड रे ये। बाद में जाके क्या पता चला कि एनोड रे कुछ होता ही नहीं है। एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट। कैथोड रे एग्जिस्ट, एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये जो मटेरियल से बना था, ये रेज वो मटेरियल की नहीं थी। ये जो मटेरियल से बना है, एनोड जो मटेरियल से बना है, ये मटेरियल से ये रेज नहीं आ रही है। एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट, एनोड रे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे व्हाट इफ कैथोड रे इज इलेक्ट्रॉन देन एनोड रे, तो आप प्रोटॉन लिख के आ जाओगे, गलत आंसर। एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एनोड का पार्टिकल नहीं है, तो ये पार्टिकल आ कहाँ से रहा है? समझा गया? लास्ट टाइम जो पार्टिकल आ रहा था वो किधर से आ रहा था? कैथोड के अंदर से आ रहा था, कैथोड का पार्टिकल था, मतलब वो प्लेट से निकल रहा था वो पार्टिकल। ये जो पार्टिकल इधर से जा रहा है इसके नेगेटिव साइड की तरफ, लेकिन वो एनोड से नहीं निकल रहा है, तो वो क्या है? सवाल समझ में आया क्या तेरे को? क्या है आपका अपना सवाल? क्या है? अगर वो एनोड से नहीं आया तो कहाँ से आता है? एनोड से नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? अब आपको आंसर देना है, थोड़ा सा सोच के आंसर देना है। तो अपनी दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। तो कैथोड रे होता है, बट एनोड रे नाम की कोई रे नहीं होती है। एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछा है तो बोलना कुछ नहीं होता है, ये फालतू है। ये भी बोला कि एनोड रे, बाद में इसको भी पता चला अरे ये तो एनोड ऐसा नहीं था, एनोड रे कुछ नहीं होता है। यस, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सुन बच्ची, ये जैसा बोल रही है कुछ भी, वैसे तू भी कुछ भी बोलना। हाँ, अब ये आंसर को मैं सही भी नहीं बोल सकता और गलत भी नहीं बोल सकता। वैसे तो डिप्लोमेटिक किस्म, टिपिकल लड़की लोग कैसा आंसर दे रही है, सामने वाले को हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? इलेक्ट्रिक करंट है तो फिर हाइड्रोजन गैस का फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। तू पढ़ के आई है, सही आंसर है। व्हाट डिड यू से? हीलियम कहाँ से आया यार? व्हाट रबिश यार, हीलियम तो पैथेटिक था। तू सुनना, वो सही आंसर दे रही है, बोल, उसको एक्सप्लेन कर। इलेक्ट्रिक करंट तो फिर हाइड्रोजन गैस की जो एटम्स है दे फ्यूज टू फॉर्म हीलियम, एंड हीलियम इज ए भाई, हीलियम बस है, हीलियम तक नहीं जाने का, हाइड्रोजन तक ठीक है। फिर हाइड्रोजन, यू आर करेक्ट। ठीक है, चल, और किसी को कुछ बोलना है? तू क्या बोल रही थी? थोड़ा बोल रही थी, थोड़ा सही बोल रही थी, बोल।
थोड़ा एलेबरेट कर। अंदर कौन सा सब्सटेंस है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो चार्जलेस होता है, H2 तो चार्जलेस है। तो चार्ज का ये इधर आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब उसको चार्ज कौन सा है? तो करंट को जाने देना, मेरे को क्या करने का है? तू थोड़ा और ट्राई कर, पहुंच जाएगी आंसर तक। Because of the electric current, the hydrogen atom becomes stable. ये एक मिनट, स्टेबल मत कर यार, उल्टा कर, स्टेबल का उल्टा कर। Unstable, sorry. अनस्टेबल मीन्स व्हाट? H plus. उसमें कुछ हो मिल गया, आंसर मिल गया। संजना ने बता दिया। वापस बोल, सेम सेंटेंस रिपीट कर। So due to अब वो the भूल गई क्या बोले। electric current that is being passed, the hydrogen atom becomes unstable. That is, H becomes H plus. Since H plus is positive, it gets attracted to the negative. यही आंसर है, 101% एकदम राइट आंसर इसने बोला है। इसे बाय चांस मजाक में बोला, बट ये आंसर है, पर स्टार्ट तूने किया था, ठीक है। तूने जो बोला वो पता ही नहीं है, मतलब रॉन्ग भी नहीं था और सही भी नहीं था। बोला था ना इसके अंदर क्या भरा है? हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रिक करंट पास करे, क्या पास करे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? बम्बार्डमेंट। यू सेड इलेक्ट्रिक करंट, उसको अपन हटा देते, उसको और करेक्ट करके क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से है ये मत पूछो सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से? अरे इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे, कैथोड रे तो है ही है ना अंदर। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है इसमें। तो H2 गैस इज बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन। अपन ने बोला था कैथोड रे हैज अ टेंडेंसी टू आयोनाइज, इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर एज वेल एज आयोनाइजिंग पावर। इसको पेनिट्रेट किया, H2 पेनिट्रेट हो गया, क्या हो गया? H प्लस हो गया। क्या हो गया? H प्लस। तो जो पॉजिटिव पार्ट एनोड की तरफ से आ रहा था वो क्या था? H प्लस। क्या था? H प्लस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। देखना हाइड्रोजन, एक मिनट रुको, ठीक है। ये अपना क्या है? अपना एक तो निकल गया ना, ये इलेक्ट्रॉन तो गया। तो H प्लस मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। H प्लस मतलब क्या? प्रोटॉन। तो कोई बोला ना प्रोटॉन, तो H प्लस का मतलब ही क्या होता है? प्रोटॉन। ये क्या है अपना? प्रोटॉन। हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है। H प्लस इज नथिंग बट व्हाट? प्रोटॉन। तो पूरा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। ये नया साइंटिस्ट था, उसने बोला कि एक काम करते, इसने ये साइड रखा, अपन ये साइड रखेंगे, इसके अंदर क्या लिया? H2 गैस। तो लॉजिक समझ गया ना? हाइड्रोजन गैस वाज बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया, एंड दिस पॉजिटिव H प्लस आयंस आर नथिंग बट व्हाट? प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? H प्लस आयन। समझ में आ गया, ठीक है। इज द मेथड क्लियर? तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। समझ में आया? तो एनोड रे कुछ होता है क्या? एनोड रे डज नॉट एग्जिस्ट। तो एनोड रे मतलब वो क्या था? प्रोटॉन था। क्या था? प्रोटॉन। आया कहां से? H2 गैस। क्या बम्बार्डमेंट हुआ? कैथोड रे। क्या बन गया? H प्लस। लिख लेने का, खत्म, ठीक है। तो आज की डेट में क्या पढ़े अपन ने? कुछ खास, ज्यादा कुछ खास पढ़ाई नहीं किया, नहीं तो मैं और पढ़ाता था, पर तू बोले सर आराम से पढ़ाओ, तो आराम से पढ़ाया। क्या बोलते? अगले लेक्चर में इससे स्लो पढ़ेंगे अपन, हाँ, ठीक है। तो आज क्या हुआ अपना? ऐसा काउंट करें तो आज की डेट में क्या अपन ने क्या क्या क्रिएटिव कर लिया? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, और क्या पढ़ा? रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड का पूरा लिमिटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, है ना। मतलब आज 4 या 5 टॉपिक हुए कि नहीं हुए? रोज 4 सब टॉपिक होना चाहिए, 4। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, 4 टॉपिक हुए। एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के लोगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हाफ एन आवर अपन वाइवा लेंगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइवा में मैं तुमको सर, यस, आपने जो नीचे इक्वेशन लिखा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव कैसे होगा चार्ज उसमें? ठीक है, तू थोड़ा और बोल पहले। नहीं, वो भी एक्सप्लेन में करने वाला हूँ मैं। बट H
plus is when the hydrogen atom completely leaves. एक मिनट रुक। ये सही बोल रही है बच्ची। ये जो इक्वेशन है, यस, इतना बनाओ इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन वापस लिखता हूँ, सही बोल रही है। क्या बोला तूने? Hydrogen loses its electrons and हाँ, therefore it becomes यस, ये ऐसा आएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ठीक है। वो ट्यूब है, वो किधर जाता है? किसके? इसमें ही रहते हैं वो ट्यूब में। हाँ, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इक्वेशन ऐसा लिखना, H2 gives 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयोनाइज्ड हो गया है वो। क्या हो गया है? हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड। अगर उसमें अंदर हाइड्रोजन नहीं रहा तो उसको ये सब कुछ क्या अगर हाँ, मतलब पहले उसने बिना हाइड्रोजन के ट्राई किया, तो बिना हाइड्रोजन के ट्राई किया तो उसको कुछ भी नहीं मिला। ऑक्सीजन डाल के तो होता। हाँ, ऑक्सीजन डालने से मतलब उसने पहले बिना एयर के ट्राई किया। बिना एयर मतलब एयर तो रहा ही होगा, उसको नहीं मिला। ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है ना, हैवी मास है ना, तो मे बी वो आयोनाइज नहीं हुआ रहेगा। तो उसने H2 गैस लिया। सबसे हल्की गैस कौन सी गैस है? H2 गैस इज अ लाइटर गैस। यस, Voltage and pressure was same. क्या हुआ? Voltage and pressure was same in this also. वोल्टेज और प्रेशर यहाँ पे लिखने का हाई वोल्टेज हाई प्रेशर। ठीक है, कोई एक फिक्स प्रेशर नहीं है। वोल्टेज हाई हाई प्रेशर 10,000 20,000। ठीक है, और प्रेशर 200 से 300 मेगा पास्कल। तो बस करते, आज का लेक्चर हो गया। 5 बजे तक ही था ना। चलो बुक बंद करो, थोड़ा सा अपन बात करते, थोड़ा सा रिवाइज करते और घर चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रिकलेक्ट करते, थोड़ा सा ऐसा। किसको क्वेश्चन नहीं पूछा था उसको पूछूंगा। तेरे को पूछा मैंने कुछ क्वेश्चन, तेरे को कुछ भी नहीं पूछा। चल बता, कम ऑन, स्टैंड अप। इन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट वाज दैट ब्लैक स्पॉट? ब्लैक स्पॉट किसका था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में? हाँ, यस, ठीक है। इसको बुला। ये तेरे को कुछ भी नहीं पूछा ना आज, कुछ तेरे को पूछते हैं, फटाफट खड़े हो जाओ, बताना, ट्राई करना। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। एनी, अरे बंद कर दे। एनी 2 लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। हाँ, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एटम सपोज टू बी अनस्टेबल। What was the explanation of Rutherford? If electrons are continuously revolving around the nucleus with a very high speed, it radiates some energy and follow the spiral path and finally it will fall within the inside the nucleus. अगर ऐसा सही में होता तो everything will be invisible. बट ऐसा होता कितना टाइम लगता है होने में? -10 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन। Okay, as well as he couldn't explain anything about the splitting of electron in electric field and magnetic field, Stark effect और Zeeman effect। ठीक है, बैठ जा। चल बच्ची बताओ, रुदरफोर्ड किसके साथ में कंपेयर किया? एटम को किसके साथ में कंपेयर किया? सोलर सिस्टम के साथ में। तो कंपैरिजन सही था कि गलत था? सही था। ठीक है, फिर और क्या बताया उसने? कुछ फोर्स के बारे में, कुछ फोर्स का भी कुछ बोल रहा था वो। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटम कैसा होता है? एटम इज व्हाट? सॉफ्ट होता है कि टफ होता है? रिजिड। ठीक है, बैठ जाओ। ओके, संजना मैडम बता एक बार ज़रा वापस से। According to which concept he said atom is hollow? Which observation? On the basis of which observation you can say that? In the golden foil experiment, most of the alpha particles that were bombarded on the foil passed right through it.
And why he said the size of nucleus is very small as compared to the size of atom? Size of nucleus is very small as compared to the size of atom. ऐसा क्यों बोला उसने? Because since the most of the alpha particles were going right through the golden foil, he said that the nucleus is completely empty. And that Because out of 10 million alpha particle, only one alpha particle is hitting on the nucleus and rebounds. मतलब 10 million में से एक जा रहा है, मतलब size is what very small. ठीक है, बैठ जा. Last question and then we'll stop. Boys, पर तुम सबको पूछा था क्वेश्चन मैंने. तुम दोनों में से किसको नहीं पूछा? इसको नहीं पूछा. चल बच्ची खड़ी हो जाओ, उसको मालूम है सर पूछने वाले हैं. What are isotones? Isotones. ये बच्ची बोल, what are isotones? अरे यार बताओ, इसको बताओ आइसोटोन्स बताओ. What are isotones? Same number of न्यूट्रॉन. अभी तो गलत बोली, किसी को दूसरे को पूछूंगा. जब तक राइट नहीं बोलेगा तब तक पूछता. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. टू और मोर एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स. यस, चल बता. विच वन इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक नंबर. ठीक है. एवरेज एटॉमिक, if the percentage of average atomic mass, percentage of any isotope is higher, it means atomic mass should be lower or higher. Percentage is high, then what happened to the atomic mass? हाँ, means atomic mass is directly proportional to percentage or it is inversely proportional to the percentage? Inversely proportional to the percentage. ठीक है. Anode ray क्या होता है? What is anode ray? Does not exist. So वो क्या था? वो प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या था? वो हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन. हाइड्रोजन आयन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन. कहाँ से आ रहा था ये प्रोटॉन? किसके ऊपर, किसके, ये किधर से आया प्रोटॉन? H2 गैस के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट हुआ? इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट कैथोड रे एंड कैथोड रे हैज अ हाई. ये रिएक्शन में क्या पता चलता है? हाई आयोनाइजिंग पावर कि हाई पेनिट्रेटिंग पावर की बोथ? बोथ. हाई आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइज्ड हो गया. पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर भी पता चलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को किधर से निकाल के लाया? एटम से बाहर निकाला है. सो इट हैज हाई आयोनाइजिंग पावर एज वेल एज हाई पेनिट्रेटिंग पावर. ठीक है. होमवर्क में जितना भी आज पढ़ाया ना मैंने, जितना भी आज अपन ने किया है, सब कुछ एक बार तो लिख के लेके आने का. आज तो मैंने चेक नहीं किया होमवर्क, बट अगले लेक्चर में मैं चेक करूंगा होमवर्क. सब एक बार लिख के लेके आने का. लिखेगा तो सब याद हो जाएगा. हाँ, पूरा लिख के लेके आने का. हाँ, डायग्राम के साथ में सब कुछ अच्छे से लिख के लेके आने का. लिखेगी तो पूरा याद हो जाएगा. फिर मैं पूछूंगा मैं. ठीक है. अगले लेक्चर में थोड़ा सा हाई लेवल वाला पढ़ाने वाला हूँ मैं. क्वांटम नंबर पढ़ाने वाला हूँ और थोड़ा वेव्स के बारे में बताने वाला हूँ. अपन रेडियस निकालेंगे एटम का एनर्जी निकालेंगे. तो अगला लेक्चर में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होएगा. और कैलकुलेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि कैलकुलेशन आएगा तो डरेंगे नहीं. हम लोग करेंगे, गलत करेंगे, रॉन्ग करेंगे, बट ऐसा डरने का नहीं. ठीक है. चलो, विल स्टॉप हियर. थैंक्स फॉर द लेक्चर. बाय बाय.